आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, क्लाइमेट चेंज की स्टोरी। ये स्टोरी एक आम स्टोरी से बिल्कुल अलग है। ना इसमें कोई हीरो है, ना इसमें कोई विलन है। एक साइड की मार है जो सबको पड़ रही है। पर आज मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज हार है ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन की, तो ये जीत किसकी है। अब क्लाइमेट चेंज है तो बहुत बड़ा टॉपिक। साइंटिस्ट को हर दिन कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा रीज़न है कार्बन एमिशन। और ये कार्बन धरती को गर्म कर रहा है। कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा, कहीं पर जंगलों में आग है तो कहीं पर बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल रही है। अब कार्बन आपका हर चीज़ में है। प्लास्टिक, कोयले से बिजली, पेट्रोल, सीएनजी, माइनिंग और काफ़ी सारे अन्य इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यहाँ तक एग्रीकल्चर और घर के कूड़े से भी कार्बन निकलता है। और ये सारी चीज़ें या तो CO2 निकालती हैं या फिर मीथेन। 3-4 ग्रीन हाउस गैस और भी हैं, पर उनका इफेक्ट काफ़ी कम है, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइटल में ये मौलक कौन है। अब मौलक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है और हमारी स्टोरी का विलन है। हिब्रू बाइबल में मौलक को एक देवता बताया जाता है। उस समय के लोगों के मन में एक भ्रम था कि हमारी दिक्कतें मौलक की वजह से हैं और मौलक को खुश करने के लिए हमें बलिदान देना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। सेक्रीफाइस करने को तो हर धर्म में बोलते हैं। पर समय के साथ साथ आती हैं भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शंस। उनमें से एक था कि मौलक माँ बाप से उनके बच्चों की बलि मांग रहा है। धीरे धीरे मौलक को देवता की जगह शैतान बताया जाने लगा। 1927 में मेट्रोपोलिस मूवी में न्यूयॉर्क को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखाया गया। उस शहर में डेवलपमेंट बहुत थी, लोगों के रहने सहने का तरीका अच्छा था, ऊंची इमारतें थी, सड़कें थी और उस टाइम तो गाड़ियाँ भी नई नई आई थी। पर उसके बाद प्रोटैगनिस्ट सीवर के अंदर जाता है और देखता है कि शहर को एक मशीन चला रही है और ये मशीन चलाने के लिए वर्कर्स की बलि दी जाती है। आम आदमी मरता है शहर को कार्यरत रखने के लिए। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि कितनी दुख और दर्द है इस शहर को चलाने में। वो इस मशीन को मौलक कहता है। फिर 1960s में एलन गिन्सबर्ग की पोएम हाउल में मौलक का जिक्र हुआ, तो एक छुपा हुआ मतलब जो लोगों ने निकाला वो कैपिटलिज्म की तरफ इशारा करता है। पर 2014 में स्कॉट अलेक्जेंडर के ब्लॉग मेडिटेशन ऑन मौलक में मौलक को गेम थ्योरी से रिलेट किया गया और मौलक को रेस टू डाउनवर्ड स्पाइरल बताया गया। अब गेम थ्योरी में मौलक क्या है ये हम एक जल्दी से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ये हमें हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज के विलन को समझने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे $1 के बदले कितने सेंट्स देंगे, तो आपका जवाब होगा कि 99 सेंट से तो ऊपर ना ही दिए जाएं। और अगर $1 ही दिए जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं। तो चलिए एक ऑक्शन करते हैं। ये ऑक्शन भी एक नॉर्मल ऑक्शन की तरह ही है, जिसकी सबसे बड़ी बिड वो डॉलर लेके जाएगा। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग रूल है, जो सेकंड लास्ट बिडर होगा वो भी अपनी बिड देके जाएगा। तो बिड शुरू होती है 10 सेंट, फिर 20 सेंट, फिर 30 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट। अब इस पॉइंट पर एक भी अगला सेंट जो भी जाएगा वो ऑक्शन पर लगी हुई चीज़ से ज़्यादा होगा और वो डॉलर बेचने वाले की तरफ जाएगा। और इसमें नुकसान किसी एक का नहीं है, पर दोनों का है। पर इंडिविजुअल प्लेयर का तो नुकसान 99 सेंट्स के बाद होगा, तो दोनों प्लेयर उसे कंटिन्यू खेलेंगे क्योंकि कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जैसे ही 99 पार हुआ तब आपको समझ में आया मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। और ये दोनों प्लेयर जिस सिचुएशन में फंस गए उसी को ही मौलक कहा गया है। वो निकलना चाहते भी हैं पर निकल नहीं सकते और उसमें किसी एक की गलती नहीं है। गेम का कंस्ट्रक्ट ही ऐसा है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब हम सबको पता है कि आज के समय में वॉर का कोई मतलब नहीं बनता। सरहद के इस पार भी लोग मारे जाते हैं और उस पार भी। तो हम वॉर करते क्यों हैं? पहला पॉइंट, रूलर या मोनार्क को लगता है शायद मेरे इस मूव से सामने वाला घुटना टेक दे और मेरे को ये टेरिटरी मिल जाए। पर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर टेरिटरी नहीं मिले तो सामने वाला एग्रेसिव तरीके से मूव भी चलता है। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि किस हद तक जंग लड़ी जा सकती है, किसका कितना नुकसान होगा। अब ये स्टार्ट हुआ एक बंदे की वजह से जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना था। इन शॉर्ट, मौलक सोसाइटी की उस विकृत मानसिकता को दर्शाता है जहाँ गेम में इंडिविजुअल बोलता है मेरा मुनाफा नहीं तो तेरा भी नहीं, या फिर मेरा नुकसान तो तेरा भी नुकसान। अब ये 1-2 बार कंपटीशन में हो तो दाव पेच खेले जा सकते हैं, पर अगर हर बार पक्ष विपक्ष डटे रहें कि सामने वाले का फायदा ना हो तो सबका नुकसान होना पक्का है।
और तब ये रेस टू डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाती है। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जो सरल भाषा में भारत में रहने वाले एक आम आदमी की समझ से बिल्कुल परे है। परे इसलिए नहीं कि वो जलवायु परिवर्तन के बारे में जानता नहीं, पर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि उसने अभी अभी सपने देखने शुरू किए हैं। महंगाई के समय में उसके पास घर के चूल्हा जलाने के पैसे नहीं हैं, और आपका ये बोलना मैनकाइंड इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ये तो उसके लिए गाली है। कहीं ना कहीं उसकी नज़र से सही भी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का 150 साल का कार्बन एमिशन बहुत ही ज़्यादा है, और पूर्वी देशों ने जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई वो कार्बन एमिट करके बनाई। अब इंडिया और कई डेवलपिंग देश उसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप क्लाइमेट चेंज जैसे इशू बता रहे हो। इन शॉर्ट, कार्बन यूज करके अमेरिकन ड्रीम अमेरिका जी चुका है एट द एक्सपेंस ऑफ लैटिन, अफ्रीकन एंड एशियन ड्रीम। अब क्योंकि ये चैनल अभी तक तो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, तो आई वॉन्ट यू टू लुक एट द बिगर पिक्चर। अब या तो हम बहस कर लें कि क्लाइमेट चेंज है भी या नहीं, या हम बोलें कि हम पर्यावरण बचाने के लिए इतने पैसे लेके कहाँ से आए, या हम सोचें और समझें कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब एडिटर यार सही वाला चला। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब मैं यहाँ हमारी या औरों की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि इन सब में मौलक कौन है। ऐसा कौन है जिसकी जीत होगी इंसानियत और पर्यावरण के हारने पर। धरती पर पहले भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, दोनों ही टाइम आते हैं। ग्रीन हाउस वार्मिंग का जब गर्मी बढ़ती है, और आइस एज कूलिंग का जब बर्फ़ होती है। हमारे पोल्स अभी भी जमे हुए हैं, नीचे अंटार्कटिका और ऊपर ग्रीनलैंड, तो हम अभी भी लास्ट आइस एज में ही हैं। और ये आइस एज लगभग 3.5 करोड़ साल पुरानी है। अभी 3.5 करोड़ साल होता कितना है उसका अंदाज़ा देने के लिए मैं एक रेफरेंस लूँगा। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से हमें ये तो पता है कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों का बंदर से लेकर अब तक एवोल्यूशन का प्रोसेस 60 लाख साल पुराना है, और खेती इंसान ने 12,500 साल पहले सीखी है। हम आदिवासी से परमानेंट सेटलमेंट पे अभी शिफ्ट हुए हैं, और लास्ट 150 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई, और साथ ही बढ़ा है ग्लोबल टेम्परेचर। अब जैसे हमने बात करी कि क्लाइमेट चेंज तो पहले भी बहुत बार हुआ है, ठंडा और गर्म दोनों ही टाइम आता है। लास्ट 150 साल में गाड़ी बनी, फोन बना, ट्रांजिस्टर बना, और आज इन सब चीज़ों का मास स्केल पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और यूटिलिटी हम अपनी ज़िंदगी में ले पा रहे हैं। अब आइस कैप्स वाइट कलर के होते हैं, और वाइट कलर काफ़ी लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है, तो ठंड और बढ़ जाती है। इसका अपोजिट होगा, अगर फॉसिल फ्यूल से बर्फ पिघलेगी तो वाइट कलर और कम होगा, तो और हीट एब्जॉर्ब होगी, और उससे बर्फ और जल्दी पिघलेगी। अब जहाँ भी बर्फ के पहाड़ हैं, अब कई जगह तो उसके नीचे पानी होता है, और कई जगह सरफेस। इसी सरफेस को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। कई हजारों लाखों साल पहले यहाँ भी कोई लाइफ रही होगी, और आइस एज के पीक पर जो लाइफ फॉर्म अडेप्ट नहीं कर पाई वो वहाँ वैसे के वैसे ही बर्फ में जम गए, और ऐसे ही बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस जो उस टाइम पर रहे हों वो वैसे के वैसे प्रिजर्व्ड हैं, और अब वो वापस आ रहे हैं गर्मी बढ़ने पर। कैसे? हमारे पेट्रोल, प्लास्टिक और कोयले से जीडीपी बढ़ती है, ये तो देश के लिए अच्छी बात है, और खेती के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। पर इन सब से कार्बन भी बढ़ रहा है, उसी से बढ़ रही है गर्मी। हम जितनी अपनी ज़रूरत और सहूलियत के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ही प्रकृति टेम्परेचर बढ़ाएगी, ग्लेशियर पिघालकर और परमाफ्रॉस्ट से माइक्रोब जिंदा करके। मानिए कि जैसे आप किसी चेयर पर हों, और किसी एंगल तक तो आपने एफर्ट लगाया पीछे करने में, पर एक एंगल पर चेयर अपने आप गिर जाएगी, और आप रोकना भी चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। इसी को बोला गया है टिपिंग पॉइंट। अब यहाँ मौलक है टेम्परेचर राइज, जितना हम बढ़ाएंगे उतना वो अपने आप बढ़ाएगा। तो क्लाइमेट चेंज की लड़ाई इंसान से इंसान या देश से देश की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आज के कार्बन की हजारों साल पुराने कार्बन के साथ। और हम सबके बीच ही मौलक हंस रहा है हर तरह की छोटी बड़ी लड़ाई देखकर। नमस्ते, मेरा नाम है भव्य कटारिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं कार्बन कैपिटलिस्ट से, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ी टेक्निकल है, कुछ चीज़ें शायद समझ ना आई हो, तो बची कुछ ही वीडियो में मौलक आपको खुद समझाएगा कि वो आपसे कहना क्या चाहता है।